हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब तक के जितने वीडियो खास करके बीसीएसई और आईसीएआर के सिलेबस पर आधारित हम लोगों ने वीडियो देखा है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई क्यों करनी होती है और वास्तव में एग्रीकल्चर का विकास कब शुरू हुआ। हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का विकास आज से 10,000 साल पहले हुआ और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का जो प्रमाण है हमारे हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई देता है। यानी कि जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब नगरों की खुदाई किया गया तो बहुत जगह चावल के साक्ष्य मिले, कई जगह जौ के साक्ष्य मिले, कपास के साक्ष्य मिले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई फसलों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने देखे हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है। तो जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे एग्रीकल्चर का भी विकास होता गया और बढ़ती हुई आबादी को खाना खिलाने के लिए, उसको भरपेट भोजन कराने के लिए कहीं न कहीं हमको खाद्यान्न की अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता हुई और उसी के साथ में गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की आवश्यकता हुई ताकि बहुत सारे बीमारियों से लड़ा जा सके। आज आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है और इस समय एकमात्र इम्यूनिटी ही है जो कि इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा कारगर उपाय साबित हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं कि खाद्यान्न की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसमें जो हमारा पोषक तत्व है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो या मिनरल्स हो, सभी हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं और अपना स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। इन सब कारणों से धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर का विकास होता रहा और साथ ही जब हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की आबादी भी काफी तेजी से बढ़ती गई, तो कहीं न कहीं हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ गए। जो हमारे पास जमीन थे वो जमीन बहुत कम हो गया। आज की जनसंख्या के अगर तुलना में हम जमीन की बात करें तो हमारे पास काफी कम जमीन है और उसी में हमको खाद्यान्न की आपूर्ति करनी है। यानी कि हमको अधिक उत्पादन भी चाहिए और गुणवत्ता को भी बढ़ाना जरूरी है। तो इस कंडीशन में कहीं न कहीं हमारे पास जो अभी एग्रीकल्चर के लैंड अवेलेबल है, उसी लैंड में हमको खाद्यान्न की आपूर्ति हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या को कराना है और इसी को ध्यान में रख करके पूरी दुनिया में नए नए एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नए नए तकनीकियों की खोज करता है जिसके द्वारा खाद्यान्न की उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी इजाफा हो सके। ऐसे रिसर्च एंड एक्सटेंशन का काम होता रहता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को बनाने का कारण ही यही था कि नित्य एग्रीकल्चर में नए नए शोध किए जाए और उसके द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को कराया जाए। तो हम लोग आज देखेंगे कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कितने तरह के होते हैं और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश किए गए हैं। हम लोग अगर बीसीसी के सिलेबस को देखें और आईसीआर के सिलेबस को देखें तो हमको जिन जिन इंस्टीट्यूट्स की ज्यादा आवश्यकता है, मैं इस वीडियो में उन्हीं इंस्टीट्यूट की ज्यादा कोशिश करूंगा कि चर्चा करूं। तो हम लोग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को दो पार्ट में बांट सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में बांट सकते हैं एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में बांट सकते हैं। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो पूरे वर्ल्ड लेवल में फैले हुए हैं। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, खासकर अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें, तो इसमें नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, नेशनल ब्यूरोज, नेशनल रिसर्च सेंटर एंड नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट के साथ ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में विद्यमान है। अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में CGIAR इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से इस्टेब्लिश है। और ये जो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च है, इसका काम है नए नए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना
और दुनिया के अलग अलग भाग में जहां पर भी जो क्रॉप बहुतायत से होती है उसके अनुसार ऐसे इंस्टीट्यूट का व्यवस्था करना, ताकि उस क्रॉप, स्पेसिफिक क्रॉप का उत्पादन किया जा सके गुणवत्ता के साथ। इसी प्रकार से कुछ नॉन CGIAR इंस्टीट्यूशंस भी है जो कि कई देश मिल करके या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके इसको बनाता है, और उसका मुख्य काम होता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना। इसी प्रकार से कुछ कंट्री बेस्ड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो कि अपना ख्याति वर्ल्ड वाइड फैला लेते हैं, जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंट्री बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसके कि हम आगे दूसरे वीडियो में हम व्याख्या करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, और इस वीडियो को हमने ध्यान में रखकर बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो BCEC का तैयारी कर रहे हो या ICAR के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए अपियर हो रहे हो, या ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ एंट्रेंस देने के लिए जो कंपटीशन दे रहे हो स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो हमने बनाया है। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया है जिससे जनरली परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट को डिटेल में करेंगे, जो कि जनरल होगा, और वो BCCN एंड ICAR के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं होगा। अगर वो चाहे तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए ये वीडियो काफी होगा। इसके वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान में है। मोर देन 65 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर प्रेजेंट इन आवर इंडिया, एंड अगर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में डिटेल में करेंगे। उसके साथ ही जब हम चौथा वीडियो बनाएंगे तो उसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे डिटेल में, और ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो CGIAR इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, नॉन CGIAR इंस्टीट्यूशन भी होगा, एंड कंट्री बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ ही जो अदर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त किए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चौथे वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में काफी ज्यादा हो जाता है, और हम चाहते हैं कि इसमें BCEC और ICAR के स्टूडेंट्स को, चूंकि एग्जाम पर्पस से उनको तैयार करना होता है, तो उनके लिए उतना ही मैं चर्चा करना चाहता हूं जितना कि उनके कंपटीशन में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन है जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ जिन जिन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया है, मैं स्टूडेंट से उम्मीद करूंगा कि वो इन सबको जरूर देख ले, क्योंकि ये कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं। मैं बता भी देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने पहला इंस्टीट्यूट को जो शामिल किया है वो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। और आपको बता दूं मैं कि पहले जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो हमारे बिहार राज्य के पटना जिले में अवस्थित था। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेयर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, यानी कि पहले वो कहां पर एस्टैब्लिश था। उस कंडीशन में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा पटना। अगर ऑप्शन में शिमला भी दिया हुआ है तब भी आपको आंसर देना होगा पटना। और अगर करेंट पोजीशन पूछा जाए कि अभी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो उसको आप शिमला बता सकते हैं। अभी भी पटना में एक रीजनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी भी एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को कुछ कारणों से पटना से शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था। अगले इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ते हैं, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उड़ीसा के कटक में एस्टैब्लिश है। इसको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। और कई बार आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि CRRI स्टैंड फॉर, इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऊपर में पूछा जा सकता था सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का CPRI स्टैंड फॉर या CPRI सिचुएटेड एट। उसी तरीका से नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कटक में एस्टैब्लिश है, और कटक चूंकि उड़ीसा में है, तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आजकल इसको नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पहले इसको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था।
और दोनों नाम से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि नेशनल है या सेंट्रल है। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहां पर ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया है और इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्टैब्लिश, यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और आपका ऑप्शन दिया जा सकता है भोपाल, कटक, शिमला, कोचीन आदि, और आपको आंसर देना होगा भोपाल। अगला इंस्टीट्यूट की बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना। आप जानते हैं आज के समय में पोस्ट हार्वेस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे देश अगर की बात किया जाए, वैसे तो वर्ल्ड लेवल पर सिचुएशन परेशानी उत्पन्न करता है, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, खासकर अपने बिहार राज्य की बात करें, तो हमारे अगर बिहार राज्य में भी आप प्रॉपर नालंदा में चले हैं तो नालंदा में आलू और प्याज की उत्पादन काफी अधिक होती है, लेकिन उसको स्टोर करने की बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि चूंकि उसको जो पोस्ट हार्वेस्ट का जो हमारा टेक्नोलॉजी है अभी पूरे देश में अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, जिसके कारण अभी भी हमारी उत्पादन होता है उसमें से भी 20 से 25% तक बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लुधियाना में स्टैब्लिश करने का मकसद यही है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके, जो हमारा उत्पादन है उसको प्रिजर्व करने का काम इससे हो सके। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन। आप जानते हैं फिशरी आज के समय में फिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फिश में लीन एंड लेन दोनों फैटी एसिड पाया जाता है, जो इस कारण से बहुत सारे लोग फिश को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खाना पसंद करते हैं। कोचीन में इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया है और इसका मकसद है कि भारत को फिश के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाए और सालों भर फिश का उत्पादन कैसे किया जाए उसके लिए नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम ये इंस्टीट्यूट करता है। अगले इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ते हैं। अगला इंस्टीट्यूट है ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना। क्योंकि बीसीसी के क्वेश्चन में कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, चूंकि ये पटना से रिलेटेड है, आपके बिहार से संबंधित है, इसलिए बीसीसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप याद रखें कि ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो पटना में है, यही पूछा जाता है जनरली। इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। जो स्टैटिस्टिक्स का काम होता है एग्रीकल्चर में काफी जाना पहचाना है। जब आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे और जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है। खास करके हम जो भी क्रॉप को लगाते हैं फील्ड में और उसको किसी न किसी डिजाइन में लगाते हैं, उसके भी अलग अलग कारण होते हैं, जिसको भी हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, और इस कारण से इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्टैब्लिश किया गया है। आप लोग को जानना चाहिए कि फॉर्डर भी और ग्रास लैंड ये जो इसकी जो स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई मामलों में। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि गांव घर में कुछ मवेशी वैसे भी घास को चरने से कई बार उनका डेथ हो जाता है, कई बार बीमार पड़ जाते हैं। आपको अगर फॉर्डर का सही से जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे घास होते हैं, ऐसे फॉर्डर होते हैं जिसको यंग स्टेज में खिलाने से मवेशियों को परेशानी हो सकती है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप बरसीम का उदाहरण ले, अगर आप लोगों ने बरसीम को देखा होगा, अगर बरसीम के पौधों को, तो ये ट्राइफोलिएट एंड पेंटाफोलिएट के रूप में अवेलेबल होता है। यानी कि इसका जो 3 पत्ते और 5 पत्ते वाले वैरायटी डेवलप होते हैं बरसीम का, जो कि जिसमें कि हाइड्रोसाइनिक एसिड कम अमाउंट में पाया जाता है। ये जो हाइड्रोसाइनिक एसिड है ये बरसीम में पाया जाता है, खास करके यंग स्टेज में। और आप जानते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है पॉइजनस होता है। अगर कैटल इसको अर्ली स्टेज में खाता है तो उसको पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्टोमैक पेन हो सकता है और अल्टीमेटली उसका कई बार डेथ भी हो सकता है। तो इस कारण से फॉर्डर पर भी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी उद्देश्य से झांसी में स्टैब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया है, इसको शॉर्ट में नार्म भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये बहुत ही नार्म और एक काफी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत सारे रिसर्च और मैनेजमेंट का काम देखती है।
कई एग्जामिनेशंस को भी ये कंडक्ट करती है, इसलिए कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। आप जान रहे हैं आज के समय में सॉइल का कितना डिप्लीशन होता जा रहा है। उसी तरीका से अगर हम लैंड वाटर की बात करें, खास करके जो अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, तो अंडरग्राउंड वाटर का भी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में होता जा रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से जो सॉइल का डिप्लीशन हो रहा है और वाटर जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर खास करके बहुत नीचे चला गया है, इन सबको कंजर्व करने के लिए देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को इस्टेब्लिश किया गया है। अगला हम इंस्टीट्यूट देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। आप जानते हैं कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का आज के समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे वैरायटी होते हैं जिसको कि डेवलप करने में एक सामान्य ब्रीडर को 8 से 10 साल कम से कम लगता है और जनरली 12, 14, 15 साल तक भी इसमें एक वैरायटी को डेवलप करने में लग सकता है। साथ ही कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिसमें कि क्रॉसिंग नहीं संभव होता है, या यूं कहें कि जिसमें कि रिप्रोडक्शन का काम नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में उसके प्रोजेनी को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी काफी मदद करता है और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग 5 से 6 साल में कोई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जनरली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है और इसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है या तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये इसके डिफिनीशन से हम लोग देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को नई दिल्ली में इन्हीं सब पर्पसों से इस्टेब्लिश किया गया था। अगला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड सीड रिसर्च, हैदराबाद। आप जानते हैं आज तेल का दाम कितना बढ़ता जा रहा है। ये वाइल्ड से रिलेटेड सभी काम को देखता है, चाहे वो रेपसीड के ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो। ये ऑयल की क्वालिटी को ध्यान में रख करके और इसके उत्पादन को बढ़ोतरी के लिए रिसर्च का काम करता है। अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजामुंद्री। आप जानते हैं टोबैको एक मॉडल प्लांट के रूप में हमारे सामने बहुत दिनों से, यानी कि बहुत पुराने समय से, करीब 18वीं शताब्दी से ही ये मॉडल प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बहुत सारे वायरस वगैरह का भी इस पर स्टडी किया गया है टोबैको पर। और टोबैको के रिसर्च, चूंकि मेडिसिनल पर्पस से टोबैको का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, अगर आप जानते होंगे टी.एस. वेंकट रमन का, जैसे ही शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का नाम आता है तो हमारे सामने टी.एस. वेंकट रमन का नाम जरूर याद आता है। और आप जानते हैं टी.एस. वेंकट रमन ने शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट को न केवल स्टैब्लिश किया बल्कि उन्होंने कई वैरायटीज दिए हैं शुगरकेन के। और आपने एक टर्म जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि नोबलाइजेशन जो एक टर्म होता है, ये नोबलाइजेशन टर्म भी इन्होंने ही दिया था, टी.एस. वेंकट रमन ने ही। तो अगर आपको नोबलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप प्लांट ब्रीडिंग के वीडियो को जो हमारे इस प्लेलिस्ट में है, प्लांट ब्रीडिंग प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में जो स्टैब्लिश हुआ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। अगला इंस्टीट्यूट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा। और इसको जो स्टैब्लिश किया था वो बोसी सेन थे। बोसी सेन ने इस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया था और यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर बने थे इसके, और आजीवन यहाँ डायरेक्टर बने रहे। और इन्होंने कई मेज की वैरायटी को डेवलप किया था। वास्तव में ये इंस्टीट्यूट मेज के लिए ज्यादा फेमस है और मेज में कई वैरायटी अब तक डेवलप कर चुका है। अगला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, बेंगलोर। आप जानते हैं हॉर्टिकल्चरल के अंतर्गत सारे बागवानी के काम होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। इसमें वेजिटेबल साइंस हो या फ्लोरिकल्चर हो, पोमोलॉजी हो, मेडिसिनल हो, इन सारे का जो स्टडी होता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। और इन्हीं सब रेस्पेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च को बेंगलोर में स्टैब्लिश किया गया है। इसके अंतर्गत स्पाइस वगैरह का भी खेती जो रिसर्च होता है इसमें देखा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्टैब्लिश है। और आपको पता होना चाहिए कि कानपुर में खास करके म्यूटेशन ब्रीडिंग पर पल्स में काफी काम हुआ है और म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा पल्स में काफी इंप्रूवमेंट का उम्मीद भी रहता है। खास करके मूंग के केस में तो बहुत ज्यादा हमें कामयाबी मिली है म्यूटेशन ब्रीडिंग में।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है ओवरऑल पल्स के बारे में, चाहे वो मसूर हो, मूंग हो या लेंटिल या हमारा जो अरहर हो, उसके बारे में स्टडी करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। अगला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी में है। आप लोग ध्यान रखेंगे जो हम बता रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च को इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, IIPR स्टैंड्स फॉर, और इसी तरीका से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च को IIVR स्टैंड्स फॉर, या IIVR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो IIVR का हेडक्वार्टर वाराणसी है और IIPR का हेडक्वार्टर कानपुर है। IIPR किस लिए काम करता है, तो वेजिटेबल के डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल का जर्म प्लाज्म यहाँ पर कलेक्टेड है और काफी वेजिटेबल के कई वेराइटीज को यहाँ रिसर्च के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि वैसे कौन कौन सा नेशनल ब्यूरो है, रिसर्च सेंटर्स है एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं जिनसे खास करके बीसीसी और आईसीआर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो बाकी जो अगला 3 वीडियो हम लाने वाले हैं उसमें भी आप लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो मैं आज इस वीडियो में जो बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला ब्यूरो है जिसको कि हमको जानना चाहिए नेशनल ब्यूरो अपने देश का, वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली। और आपको पता होना चाहिए ये जो इसको शॉर्ट में अगर आप ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि NBPGR स्टैंड्स फॉर, आप देखेंगे इसी को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। NBPGR वास्तव में सबसे पहला काम तो ये करता है कि ये जर्म प्लाज्म का कंजर्वेशन करता है और सारे जर्म प्लाज्म को कलेक्शन करने का काम NBPGR का है। इसके साथ ही प्लांट को क्वारंटाइन करने का भी काम ये करता है। इसका मतलब क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि आप जो पौधे हैं यहाँ से किसी अन्य देश में ले जाएंगे, चाहे अन्य देश से कोई पौधे इस देश में लेकर आएंगे तो उसको पहले क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा और ये काम NBPGR करता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग यही पढ़ाते हैं, चूंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिंपली यही पूछा जाता है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या काम करती है, तो जर्म प्लांट कलेक्शन करता है, क्वारंटाइन का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्टैब्लिश है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्टैब्लिश है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि NBPGR स्टैंड्स फॉर। उसी तरीका से अगला जो नेशनल ब्यूरो है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि करनाल में स्टैब्लिश है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कई बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्स होता है एनिमल का जेनेटिक, जैसे जर्म प्लाज्म प्लांट का जर्म प्लाज्म हुआ, उसी तरीका से एनिमल का जो जर्म प्लाज्म होगा वो यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है और ये इसका सबसे बड़ा काम होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर, जो नेशनल रिसर्च सेंटर है, कई नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि ये मुजफ्फरपुर में है, बिहार में है और बीसीसी में तो ये जरूर कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मुजफ्फरपुर में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची स्टैब्लिश्ड है। अगर डायरेक्टरेट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरेट बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक क्रॉप पर काम करते हैं, यानी कि कोई स्पेसिफिक क्रॉप, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा उस क्रॉप का डिमांड है और वहां पर वो क्रॉप बहुतायत से होता है, तो उसमें रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वहां डायरेक्टरेट बना दिया गया है। जैसे कि ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टरेट है जिसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हमने जो 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्टरेट को रखा है जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो कि इंदौर में है और ये सोयाबीन से रिलेटेड रिसर्च का काम करते हैं, चाहे वो सोयाबीन में क्वालिटी की बात हो या सोयाबीन में हाई प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी की बात हो। उसी तरीका से डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च स्टेशन जो है वो जूनागढ़ में है और ये काम करता है ग्राउंडनट के प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रिसर्च होता है, खासकर ग्राउंडनट में ही यहाँ पर रिसर्च होता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो कि भरतपुर में है और एक यहाँ जो रिसर्च होता है वो रेपसीड एंड मस्टर्ड की क्वालिटी को बढ़ाने, एरूसिक एसिड आपको पता है मस्टर्ड एंड रेपसीड में एरूसिक एसिड पाया जाता है और ये एरूसिक एसिड जो होता है ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस होता है, जिसको कि इसका जो परसेंटेज है घटाने के लिए वैज्ञानिक काम करते हैं। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर में ये
इसकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल ब्यूरो, रिसर्च सेंटर्स एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स के बारे में बात किया, जो कि स्पेशली बीसीसी एंड आईसीआर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और चूंकि मैं इसको बहुत लेंदी नहीं करना चाहता इस वीडियो को, इसलिए इसके जो रेस्ट पार्ट हैं वो सेपरेट आपको और 3 वीडियो देखने को मिलेंगे इसके बाद। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए स्टडी साइंस विद डॉक्टर ए.के. साहनी। अपना ख्याल रखें, जल्द ही नया वीडियो लेकर आता हूं, तब तक धन्यवाद।